समझाने वाला बुलेटिन चुनाव की चाल तो समझिए। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। अगले आधे घंटे में हम आपको बिहार चुनाव से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें और उनके पीछे छिपी सियासी चाल को समझाएंगे। अगर सीधे शब्दों में कहे तो खबर के अंदर की खबर और उस खबर का क्या होगा असर, अगले आधे घंटे में आपके सामने रखेंगे। फिलहाल शुरुआत करेंगे आज की 4 बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए जल्दी से देखते हैं आज की 4 बड़ी खबरें कौन सी रहेंगी, जिस पर आपको विस्तार से जानकारी देंगे। पहली खबर, महिला वोटर पर इतनी मेहरबानी क्यों, इसके पीछे की चुनावी चाल आपको समझाएंगे। इसके बाद महागठबंधन की भी बात होगी। महागठबंधन में पेच क्यों फंसा है, कहां फंसा है, ये तमाम तस्वीर आपके सामने रखेंगे। क्यों होता है नॉमिनेशन रद्द, ये भी आपको बताएंगे। और इसके बाद आरजेडी पर सीएम नीतीश का डबल अटैक वाली चुनावी चाल को भी आपके सामने रखेंगे। तो इन 4 खबरों पर हम आपसे विस्तार से आपको जानकारी देंगे और आपको चुनावी चाल भी इसके पीछे की समझाएंगे। और सबसे पहले बात महिला वोटर बैंक की होगी। दरअसल तेजस्वी यादव ने चुनावी वादों का मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को टक्कर देने के लिए तेजस्वी ने महागठबंधन की सरकार बनने पर जीविका दीदियों को स्थायी करने का चुनावी वादा कर दिया है। साथ ही हर महीने 30,000 रुपए मानदेय देने का भी वादा किया। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर विस्तार से चुनावी चाल आपको समझाएंगे। बिहार चुनाव की गेम चेंजर महिला वोटर। विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी गठबंधन हो या विपक्ष, हर कोई महिलाओं के इस खास वोट बैंक को साधने की जुगत में है। तभी तो पिछले दिनों पीएम मोदी और सीएम नीतीश ने लगभग 1.25 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते में 10-10 हजार रुपये भेजे। चुनावी साल में सत्तारूढ़ एनडीए ने सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला और इसकी काट खोजने में विपक्ष को लगभग 1 महीने लग गए। बुधवार को जब तेजस्वी यादव मीडिया के सामने आए तो उन्होंने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को टक्कर देने के लिए जीविका दीदियों को स्थायी नौकरी देने का चुनावी ऐलान कर दिया। आज हम कह रहे हैं कि जितनी जीविका दीदी, जितनी सीएम दीदियां हैं, उनको स्थायी किया जाएगा और 30,000 रुपए प्रतिमाह हमारी सरकार बनने पर उन जीविका सीएम दीदियों को दिया जाएगा। जीविका समूह की दीदियों द्वारा लिए गए लोन के सूद को माफ करा जाएगा। चुनावी मौसम में तेजस्वी ने जीविका दीदियों के लिए बड़ा ऐलान कर सियासी महफिल लूटने की कोशिश की तो सीएम नीतीश ने कहा, जीविका शब्द केवल और केवल उनकी सरकार की देन है। कुल संख्या जीविका दीदियों की ये जो स्वयं सहायता समूह में 1,40,00,000 हो गया। अब जानते हैं जो हम काम कर रहे थे अच्छा हो रहा था, स्वयं सहायता समूह तो देश भर में था, आज दूसरा लोग जो है वो सब आज तक कोई काम किया है? तो हम लोगों ने तो सब जगह काम किया, तो केंद्र वाले को भी लगा कि बड़ा अच्छा काम किया तो उसमें भी अपना उसका नाम दिया। तो एक एक तरह से हम लोगों ने पूरे तरह से जो किया है। महिलाओं को अपने पाले में लाने के लिए योजनाओं के ऐलान और चुनावी वादों की होड़ मच गई है। महिला वोटरों को लुभाने के लिए तू डाल डाल मैं पात पात वाली सियासत हो रही है। ऐसे में देखना होगा गेम चेंजर वोट बैंक के लिए तेजस्वी का ये मास्टर स्ट्रोक कितना कारगर साबित होता है। पटना संवाददाता रवि एस नारायण, गोपालगंज से गोविंद कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए रिपोर्ट देखने के बाद अब आपके सामने चुनावी चाल रखते हैं। किस तरीके की चुनावी चाल इस वादे के पीछे है वो अब आपको समझाते हैं। नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले जीविका दीदियों का मानदेय बढ़ाकर 2 गुना कर दिया। तो चुनाव प्रचार की रफ्तार पकड़ते ही तेजस्वी यादव ने वादा किया कि उनकी सरकार बनी तो जीविका दीदियों को स्थायी कर देंगे। और यही नहीं, सीएम नीतीश ने 1.21 करोड़ महिलाओं को रोजगार के लिए 10-10 हजार रुपए दिए। साथ ही ये भी कहा कि समीक्षा के बाद आगे रोजगार के लिए 2 लाख का ब्याज मुक्त लोन भी दिया जाएगा। तो तेजस्वी ने सरकार बनने पर जीविका दीदियों को स्थायी करने के साथ ही हर महीने 30,000 रुपए देने का वादा कर दिया। अब इसके पीछे की पूरी रणनीति को आपके सामने रखते हैं। देखिए बिहार चुनाव में महिलाओं पर इतना फोकस क्यों है, अब सवाल के जवाब में आखिर बिहार चुनाव में महिलाओं पर इतना फोकस क्यों है, तो इसको जानने के लिए आंकड़े देखना बहुत जरूरी है। महिलाओं की आबादी कितनी है बिहार में, ये देखिए 6.11 करोड़ है और महिला वोटर की संख्या
3.5 करोड़ और जीविका दीदियों की संख्या की अगर हम बात करें तो 1,40,00,000 इनकी संख्या है और यही वजह है कि हर कोई महिलाओं पर फोकस कर रहा है। इन आंकड़ों के बाद अब आपको बताते हैं कि महिलाओं का पैटर्न क्या रहा है वोटिंग करने का बिहार में। तो पिछले चुनाव में महिलाओं की वोटिंग का पैटर्न समझे तो आंकड़े जो सच्चाई है वो भी अब आपके सामने रखते हैं। देखिए, जो आंकड़े कहते हैं वो ये बताते हैं कि चुनावों में महिलाओं की वोटिंग पैटर्न 2010 के चुनाव में औसत मतदान 53% रहा, पुरुषों ने 51.12% और महिलाओं ने 54.48% वोट किया। मतलब पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने ज्यादा कंट्रीब्यूट किया, ज्यादा वोटिंग की और नतीजा ये हुआ कि नीतीश कुमार की भारी जीत हुई और इसी वजह से कोर वोट बैंक भी नीतीश कुमार का कहा जाता है। 2015 की बात करें तो 2015 में औसत मतदान 56.7% रहा। पुरुषों की वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो 53.3%, जबकि महिलाओं की वोटिंग का प्रतिशत बढ़कर 60.5% हो गया। नतीजा ये हुआ कि नीतीश लालू के महागठबंधन को भारी जीत मिली। 2019 की भी बात करते हैं और 2019 में लोकसभा चुनाव में औसत मतदान का प्रतिशत 57.3% रहा। पुरुषों की वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो 54.9 रहा और महिलाओं ने 59.6% वोटिंग की। चुनाव परिणाम ये हुआ कि मोदी नीतीश की भारी जीत हुई। एनडीए गठबंधन 40 में से 30 सीटों पर जीत गया। 2020 में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला और देखिए, औसत जो मतदान रहा वो 57% रहा। पुरुषों के वोटिंग परसेंटेज की बात करें 54.7%, जबकि महिलाओं ने 59.7% वोट किए। नतीजा ये रहा कि फिर से बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बन गई। यानी जब जब महिलाओं की वोटिंग बढ़ी तब तब नीतीश को फायदा हुआ। अगर इसे बिहार चुनाव के लिहाज से देखें तो महिलाओं का कंट्रीब्यूशन सरकार बनाने में बहुत ज्यादा रहा है। महिलाएं गेम चेंजर साबित हुई हैं। महिलाएं साइलेंट वोटर मानी जाती हैं बिहार के लिए। कई राज्यों में महिलाएं चुनाव में गेम चेंजर साबित हुई हैं और बिहार में भी ये तस्वीर देखने को मिली। इसके अलावा देखिए, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में महिला वोट का पावर दिखा है। झारखंड की बात करें तो झारखंड में मैया सम्मान योजना ने हेमंत सरकार की वापसी करा दी। 2010 से महिलाएं नीतीश कुमार का साथ देती रही हैं। नीतीश कुमार की सरकार बनाने में इनकी अहम भूमिका रही है। तेजस्वी यादव भी महिला वोट बैंक को अपने पाले में करना चाहते हैं और यही वजह है कि वो बार बार महिलाओं पर फोकस कर रहे हैं और एक बड़ा चुनावी वादा कर दिया है। अब चलिए बात करते हैं महागठबंधन में हो रही खींचतान की और उसको सुलझाने की जो कोशिश हो रही है उसकी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत और बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने तेजस्वी यादव से आज मुलाकात की। दोनों ने कहा कि महागठबंधन में सब ठीक है, लेकिन आज कोई साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकी। तेजस्वी यादव ने बताया कि कल वो मीडिया से बात करेंगे और जितने सवाल हैं उनके जवाब वो देंगे। ये खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पूरा महागठबंधन एकजुट होकर चुनाव मैदान उतर रहा है। जब स्वार्थ का गठबंधन बनता है तो ये होता है। बिहार विधानसभा चुनाव के नॉमिनेशन की तारीख भी खत्म हो गई, लेकिन महागठबंधन का महाझंझट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। 243 सीटों वाले बिहार विधानसभा चुनाव में अब भी 251 उम्मीदवार मैदान में हैं। आखिरकार महागठबंधन के इस महापेंच को सुलझाने के लिए कांग्रेस आलाकमान ने दिल्ली से विशेष दूत भेजा। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू के साथ राबड़ी आवास जाकर लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव से मिले। करीब 1 घंटे तक बातचीत हुई, मेल मुलाकात का दौर चला, फिर भी साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस ना हो पाया। हाँ, अशोक गहलोत ने ये जरूर कहा कि महागठबंधन में कोई झगड़ा नहीं। पूरा थोड़ा एक कन्फ्यूजन पैदा कर दिया गया, कोई दम नहीं है। 243 सीटें हैं बिहार में। अब 243 सीटों में 5-10 सीटों में तो लोकल इश्यू भी होते हैं, कैंडिडेट का परसेप्शन भी होता है और फ्रेंडली फाइट हो सकती है। भाई कोई दिक्कत नहीं है। मुलाकात के बाद महागठबंधन की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं हुई। तेजस्वी यादव ने अपनी पार्टी की ओर से जरूर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, कई तरह की घोषणाएं भी की, लेकिन महागठबंधन पर पूछे गए सवाल पर ये कहकर आगे बढ़ गए कि कल जवाब दूंगा। कोई भी बात नहीं है, कल बात करेंगे। कल आप लोगों को सबका जवाब मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
अब एनडीए के नेता महागठबंधन पर तंज कस रहे हैं। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा, स्वार्थ के गठबंधन में ऐसा ही होता है। अब कहिए ये पेच क्या सुलझाने मैं जाऊं? ये तो होना ही था। जब स्वार्थ का गठबंधन बनता है तो ये होता है। वहीं केंद्रीय मंत्री और एलजेपी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान कहते हैं कि महागठबंधन भानुमति का कुनबा है जो बनने के पहले ही बिखर चुका है। महागठबंधन has collapsed completely, पूरी तरीके से धराशायी हो गई। अब सबकी नजर 23 अक्टूबर की तारीख पर टिकी है जब महागठबंधन की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। देखना होगा मामला सुलझ पाता है या और ज्यादा उलझ जाता है। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और आइए अब चुनाव की चाल समझते हैं। नॉमिनेशन का समय देखिए खत्म हो चुका है, लेकिन महागठबंधन में महा कंफ्यूजन वाली स्थिति बनी हुई है। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं, लेकिन फिलहाल महागठबंधन के 251 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, वो भी 2 उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द होने के बाद। और ऐसे में राज्य की 11 सीटों पर महागठबंधन की आपस में लड़ाई है। अब आपको जल्दी से बताते हैं कि वो कौन कौन सी सीटें हैं जहां पर पेच फंसा हुआ है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि कहां पर आरजेडी कांग्रेस आमने सामने है। तो देखिए, वैशाली की सीट है जहां पर अजय कुशवाहा आरजेडी की तरफ से, संजीव सिंह कांग्रेस की तरफ से हैं। सुल्तानगंज सीट की अब बात करते हैं, यहां पर चंदन सिन्हा जो कि आरजेडी की तरफ से हैं और इनके सामने लल्लन कुमार जो कि कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी हैं। इसके अलावा कहलगांव सीट भी है जहां पर आपस में लड़ाई है। रजनीश भारती आरजेडी की तरफ से, प्रवीण सिंह कुशवाहा कांग्रेस की तरफ से हैं। नरकटियागंज सीट पर भी आपस में फाइट है। दीपक यादव आरजेडी की तरफ से हैं, शाश्वत केदार गौतम जो कि कांग्रेस की तरफ से हैं। सिकंदरा विधानसभा की सीट भी आपसी लड़ाई में शामिल है। उदय नारायण चौधरी आरजेडी की तरफ से, विनोद चौधरी कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में है। अब आपको बताते हैं कि किन किन सीटों पर कांग्रेस सीपीआई का आमना सामना होने वाला है। ये आंकड़े भी अब जल्दी से आपके सामने रखते हैं। बछवाड़ा सीट की लड़ाई आप देख रहे हैं। जो आपसी लड़ाई है वो शिव प्रकाश गरीबदास के बीच और अवधेश राय के बीच में है, यानी कि शिव प्रकाश जो कि कांग्रेस की तरफ से हैं, अवधेश राय सीपीआई की तरफ से चुनावी मैदान में। करगहर विधानसभा सीट पर संतोष मिश्रा कांग्रेस की तरफ से, महेंद्र गुप्ता सीपीआई की तरफ से चुनावी मैदान में। राजा पाकड़ की सीट भी इसमें शामिल है। प्रतिमा दास कांग्रेस की तरफ से, मोहित पासवान सीपीआई की तरफ से। बिहार शरीफ की सीट भी इसमें शामिल है जिसमें अमैर खान कांग्रेस की तरफ से हैं, शिव प्रकाश यादव जो कि सीपीआई की तरफ से चुनावी मैदान में हैं। अब आपके सामने वो आंकड़े रखते हैं जहां पर वीआईपी वर्सेस आरजेडी का मुकाबला है। देखिए, चैनपुर विधानसभा सीट ब्रिज किशोर बिंद आरजेडी की तरफ से, बाल गोविंद वीआईपी की तरफ से चुनावी मैदान में है। बाबू बरही सीट भी इसमें शामिल है जहां पर अनिल सिंह जो कि आरजेडी की तरफ से और बिंदा गुलाब यादव वीआईपी की तरफ से चुनावी मैदान में है। यानी ये ऐसी सीटें हैं जहां पर महागठबंधन के उम्मीदवार एक दूसरे को हराने में लगे हैं। इन्हीं सीटों में से दूसरे चरण की कुछ सीटों पर चल रहे कलेश को खत्म करने के लिए महागठबंधन के दिग्गज नेता पटना पहुंचे ताकि ऑल इज वेल का मैसेज दिया जा चुके और कल साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कही गई। अब चुनाव की चाल समझिए। देखिए, महागठबंधन में क्या पेच फंसा हुआ है। तो आधिकारिक रूप से अब तक सीटों का ऐलान नहीं हुआ है। सबसे बड़ा पेच यहां पर दिखता है, अब तक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं किया गया। कई सीटों पर आपस में लड़ाई ठनी हुई है। महागठबंधन के उम्मीदवार आमने सामने हैं। सीएम फेस पर भी सहमति नहीं बन पाई है। आरजेडी तेजस्वी यादव को सीएम फेस बताता रहा है, लेकिन कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस अब तक तेजस्वी के चेहरे पर तैयार नहीं। मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनना है, जिसको लेकर महागठबंधन क्लियर नहीं है। देखिए, नॉमिनेशन खत्म होने के 2 दिन के बाद महागठबंधन को दूसरा बड़ा झटका भी लग चुका है। सोमवार को दूसरे चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई। अब निर्वाचन आयोग एक एक करके उम्मीदवारों का सत्यापन कर रहा है। इस प्रक्रिया में महागठबंधन को दूसरा बड़ा झटका लगा। आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। और उनके उम्मीदवार को मुझसे डर है, मेरे पार्टी से डर है। ये है श्वेता सुमन। आरजेडी ने मोहनिया विधानसभा सीट से इन्हें चुनावी मैदान में उतारा था, पर निर्वाचन आयोग ने इनका नामांकन रद्द कर दिया है।
श्वेता सुमन का आरोप है कि आयोग ने उनके साथ अन्याय किया है। आरोप लगाया गया था कि मेरा जाति प्रमाण पत्र, मैं यूपी की हूँ, मेरा जाति प्रमाण पत्र यूपी का नहीं होकर के मैं यहाँ की मूल निवासी नहीं हूँ, जबकि मैं 20 सालों से मैं यहाँ पे रह रही हूँ। मंगलवार को बीजेपी के लीगल सेल ने श्वेता सिंह के जाति प्रमाण पत्र को लेकर सवाल उठाया था और आरोप लगाया कि उनके पास बिहार का नहीं यूपी का जाति प्रमाण पत्र है। बीजेपी के लीगल सेल ने निर्वाचन आयोग से इस पर कार्रवाई की भी मांग की थी। अब जरा ये भी जान लीजिए कि निर्वाचन आयोग का नियम क्या कहता है। नियम के मुताबिक किसी राज्य में आरक्षित एससी सीट से चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार को उसी राज्य की अनुसूचित जाति का सदस्य होना अनिवार्य है। श्वेता सुमन के पास उत्तर प्रदेश की रविदास जाति का प्रमाण पत्र है। चूंकि मोहनिया एससी के लिए आरक्षित सीट है, इसलिए निर्वाचन आयोग ने श्वेता सिंह का नामांकन रद्द कर दिया और आरजेडी को दूसरा झटका दे दिया। बहरहाल नामांकन रद्द होने के बाद अब आरोप वाली राजनीति शुरू हो गई। देखना होगा कि इस डबल ट्रबल के बाद महागठबंधन का अगला कदम क्या होता है। पटना से संवाददाता रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब मोहनिया सीट पर चर्चा वाली महासंग्राम को भी समझते हैं। दरअसल बीजेपी लीगल सेल की निर्वाचन आयोग से शिकायत की थी, जिसके बाद आरजेडी उम्मीदवार श्वेता सुमन का नॉमिनेशन रद्द कर दिया गया। अब इसको लेकर श्वेता सुमन लगातार निर्वाचन आयोग के खिलाफ हैं। बीजेपी ने श्वेता सुमन के खिलाफ क्या शिकायत की थी, ये भी जान लीजिए। जाति प्रमाण पत्र को लेकर सवाल उठाए गए थे। जाति प्रमाण पत्र बिहार नहीं यूपी का है, जबकि श्वेता सुमन कह रही हैं कि वो 20 सालों से बिहार में है। अब ये भी समझ लीजिए कि निर्वाचन आयोग के नियम क्या कहते हैं और क्या नियम होते हैं आखिर निर्वाचन आयोग की तरफ से नामांकन को रद्द करने के लिए। एससी आरक्षित सीट के उम्मीदवार के पास उसी राज्य का एससी जाति प्रमाण पत्र जरूरी है। श्वेता सुमन के पास यूपी के रविदास जाति का प्रमाण पत्र है। श्वेता सुमन ने मोहनिया एससी सुरक्षित सीट से नॉमिनेशन फाइल किया था। यूपी का जाति प्रमाण पत्र होने की वजह से उनका नॉमिनेशन रद्द किया जा चुका है। नॉमिनेशन रद्द होने के बाद श्वेता सुमन ने निर्वाचन आयोग पर आरोप लगाते हुए कहा कि मेरे साथ अन्याय किया गया और मेरे साथ पक्षपात करते हुए ये फैसला निर्वाचन आयोग ने लिया है। लेकिन समझना यह भी जरूरी है कि श्वेता सुमन इकलौती कैंडिडेट नहीं है जिनका नॉमिनेशन रद्द हुआ है। अब तक 3 उम्मीदवारों का नॉमिनेशन रद्द किया जा चुका है। सबसे पहले चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी रामविलास की मढ़ौरा से उम्मीदवार सीमा सिंह का नॉमिनेशन रद्द किया गया। इसके बाद सुगौली सीट पर भी वीआईपी के उम्मीदवार शशि भूषण सिंह का नामांकन रद्द किया गया। मोहनिया सीट पर आरजेडी की श्वेता सुमन का भी नामांकन रद्द हो चुका है। देखिए, आरजेडी ने रवि पासवान को अधिकृत उम्मीदवार बनाया। मोहनिया सीट से पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आरजेडी ने रवि पासवान को अपना उम्मीदवार बनाया। मोहनिया सीट से पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार और पूर्व सांसद छेदी पासवान के ये बेटे हैं। लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं। मोहनिया से निर्दलीय उन्होंने नामांकन किया। कैमूर की मोहनिया विधानसभा सीट से आरजेडी प्रत्याशी का नामांकन रद्द हुआ था। आरजेडी प्रत्याशी श्वेता सुमन का नामांकन रद्द हुआ था जाति प्रमाण की वजह से। और देखिए, ये जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं रवि पासवान को लेकर, उन्होंने निर्दलीय अपना पर्चा वहां से भरा हुआ है और आरजेडी की तरफ से इनको समर्थन दिया गया, क्योंकि मोहनिया से श्वेता सुमन का नामांकन रद्द हो चुका है। आरजेडी प्रत्याशी श्वेता सुमन के नामांकन रद्द होने के बाद आरजेडी ने रवि पासवान को अपना समर्थन दिया। और वहीं सीएम नीतीश कुमार ताबड़तोड़ चुनावी जनसभा कर रहे हैं। आज गोपालगंज और सिवान में नीतीश कुमार ने आरजेडी को निशाने पर लिया। नीतीश कुमार ने आरजेडी पर डबल अटैक कर दिया, जिसके बाद सियासत गर्मा गई है। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। अपने 7 साल में हट गया केंद्र से, तो उसने अपनी पत्नी को बनवा दिया। एक तरफ महागठबंधन में पेंच पर पेंच फंसा है, तो दूसरी तरफ सीएम नीतीश ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। सीएम नीतीश कुमार ने बुधवार को गोपालगंज और सिवान में बड़ी चुनावी जनसभा को संबोधित किया और एनडीए प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे।
इस दौरान मुख्यमंत्री के निशाने पर एक बार फिर आरजेडी ही था। गोपालगंज में सीएम ने एक बार फिर आरजेडी के परिवारवाद पर बड़ा हमला बोला। आपको मालूम है कि अब आपका ये जो पहले वाला था उसको वोट देने के चक्कर में मत रहिएगा। वो लोग कोई काम किया है जी, कोई किया है? आपने 7 साल में हट गया केंद्र से, तो उसके बाद अपनी पत्नी को बनवा दिया। तो वो लोग कोई जनरल करता था कभी महिला को? तो यही सब काम है। ये लोग कभी करता है अपने परिवार के लोगों को करता है। सिवान में भी सीएम नीतीश ने बड़ी चुनावी रैली को संबोधित किया। सीएम नीतीश का जोश बेहद हाई दिखा तो एनडीए समर्थक भी उत्साहित नजर आए। सीएम ने यहां भी 2005 से पहले के बुरे दौर की याद दिलाते हुए लालू राबड़ी पर जोरदार निशाना साधा। तो क्या था, पहले बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। शाम के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। हाँ, हम लोग तो जब कभी जाते थे तो कोई घरवा से निकलता नहीं था, तो हम तो अपना जा करके लोगों से अंत में घर में उनसे मिलते थे। ये हालत था। तो कौन करवाया? जो इन लोगों की सरकार रही वही सब काम करवाया है। चुनावी महासमर में महागठबंधन में सीटों को लेकर माथापच्ची जारी है। सब कुछ ठीक होने का दावा किया जा रहा है। वहीं नीतीश कुमार एक कुशल नेतृत्वकर्ता की तरह चुनावी रण में एनडीए की विजय पताका लहराने के लिए कूद चुके हैं। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद कुमार और सिवान से मृत्युंजय सिंह की रिपोर्ट। हम लोग तो पहला। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।